ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ सबसे ऊपर नेटवर्क एड्रेस डालो अपना। ठीक है। नेटवर्क के बाद विद सबनेट मास्क CIDR वैल्यू डाल देना, रेंज पता लग जाएगी। मोड सिलेक्शन मैंने हार्ड रखा हुआ है, आप चेंज भी कर सकते हो। तो अगर इजी सर रखोगे। बीच में एकदम से हमको हटा दिया मीटिंग से बैकआउट हो गए, तो सर दोबारा रिपीट कर सकते हो आप? हाँ हाँ हाँ, मैं वही तभी मैंने दोबारा बताया है। ये लीजन टूल है, कौन सा टूल है? लीजन। तो इस टूल को आपको जैसे ही ओपन करना है, विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, रूट राइट, फिर इस सेक्शन पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा है क्लिक है टू ऐड होस्ट, या यहाँ प्लस साइन पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है। जैसे क्लिक करोगे, वहाँ पे मैंने एक नेटवर्क डिफाइन कर दिया अपना, प्राइवेट नेटवर्क। और मोड सिलेक्शन हार्ड है। टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस ऑप्शन जो है, ये बाय डिफॉल्ट अग्रेसिव पे होती है, मैंने इसको इंसेन कर दिया है ताकि इंफॉर्मेशन ज़्यादा गैदर हो। ठीक है। पोर्ट स्कैन ऑप्शन TCP रखा है मैंने। और होस्ट डिस्कवरी ऑप्शन मैंने TCP सिंक रखा हुआ है, यानी कि फ्लैग सेट किया है मैंने TCP सिंक फ्लैग। क्योंकि ज़्यादा होस्ट लाइव ऑप्शन मैंने बताई थी, अगर TCP सिंक फ्लैग भेज के पता कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, एंड देन वेट। और नीचे देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, और फिर मुझे वेट करना है। ये टूल भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए होता है। बट 100% अगर आप कोई टूल ढूंढना चाहते हो कि ये 100% टूल चले, ठीक है ना, ऐसे टूल जो होते हैं वो या तो पेड होते हैं, ठीक है ना, और जो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेंगे। बट वो भी 100% के 99% ही होते हैं। क्योंकि अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है तो मीन्स जो आगे वाले सिस्टम है दे आर सिक्योर्ड। अगर आप बोलोगे सिक्योर सिस्टम की भी इंफॉर्मेशन निकल जाए, तो उसके लिए ये अभी हो क्या रहा है, मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो ये काली लिनक्स है, ये क्या कर रहा है कि ये पिंग पैकेट्स या क्राफ्टेड पैकेट्स जो है मेरे नेटवर्क में भेज रहा है हर सिस्टम को। और आगे से जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है वो उसको कैप्चर कर रहा है। ठीक है। बट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये, वेट करना पड़ेगा अभी। वैसे भी सर हैकिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस। बिल्कुल। पर टाइम ले रहा है तो मैं आपको रेंज छोटी करके बता देता हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। देन सर आपने जैसे कल बताया था कि हम वाईफाई का एक्सेस लेके भी अंदर घुस सकते हैं हम्म किसी कंपनी के अंदर। हम्म। तो सर अगर उधर से वाईफाई का वो ना मिलते हमको एक्सेस, तो हम ब्रेक करके भी तो घुस सकते हैं अंदर। हाँ हाँ, उसके लिए फिर आपके पास फिर जो वायरलेस वाला चैप्टर आएगा ना, बताऊंगा, उसमें भी टूल्स होते हैं जो हम अपने वाईफाई से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अब वाईफाई से कनेक्ट होने का देखो, मेन चीज़ क्या होती है कि हम कहते हैं कि वाईफाई का पासवर्ड हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, वो ब्रेक तब होगा जब एनक्रिप्शन लो लगी होगी। अब कंपनी तो ऐसे लगा के नहीं बैठी होगी। तो उस केस में क्या होता है कि कुछ एपी रोज एपी क्रिएट करने पड़ते हैं, फेक एपीज, एक्सेस पॉइंट्स। तो वो रोज एपी का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं
वो जो जिस राउटर से कनेक्टेड थे, तो हम क्या करेंगे, उस कंपनी के एक्सेस पॉइंट को कुछ क्राफ्टेड पैकेट भेज के बंद करवाएंगे। बंद का मतलब होता है उसको फिजिकली ऑन ऑफ नहीं करवाएंगे, उसका जो एसोसिएशन डिसएसोसिएशन प्रोसेस होता है उसको कट करेंगे। तो कट करने से हैंडशेक क्या करवाएंगे। होगा कि जो सिस्टम्स हैंडशेक हैं, प्रोसेस है ना सर? सॉरी, हैंडशेक प्रोसेस। हाँ, जिसको आप हैंडशेक प्रोसेस बोल सकते हैं, जैसे उसको आप कट करवाते हो तो जो क्लाइंट होते हैं फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, बट इस बार वो किससे कनेक्ट होंगे, आपके रोज आईपी से। और वही जो हैंडशेक प्रोसेस में जब हमें वो कीज मिलेंगी, मैं बताऊंगा आपको, तो वो क्या क्या चीज़ कैप्चर करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब यूजर एंड पासवर्ड वो लॉगिन करते हैं तो वो यूजर एंड पासवर्ड आपके पास आ जाता है। अब आपने क्या किया है कि आपने क्रैक नहीं किया है, बेसिकली क्या कर दिया है कि आपने अपने आप के उस एक्सेस पॉइंट को एक फेक एक्सेस पॉइंट बनाया है जिससे क्लाइंट कनेक्ट हो गए हैं। अब ऑब्वियस है क्लाइंट्स को यूजर नेम पासवर्ड पता है, आपको नहीं पता है, बट जैसे वो कनेक्ट होते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है जिसने ये एक रोज एक्सेस पॉइंट बनाया होता है उसमें यूजर आपका पासवर्ड आ जाता है। फिर हम उसी पासवर्ड को यूज करके एक्चुअल वाले राउटर से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। नॉर्मल टूल्स तो आपको वाईफाई के वैसे भी एंड्रॉयड पे मिल जाते हैं, बट वो तभी काम करते हैं जब आपका जो एक्सेस पॉइंट है वो क्या हो, उस पर एनक्रिप्शन लो लगी हो। ठीक है ना, समझे क्योंकि मेरी सर बात। कंपनियां तो फायरवॉल वायरवॉल सब लगा के हाँ, रखती है। मैं कह रहा हूँ, देखो ना, हम जितने चाहे समझ मर्जी रहा हूँ। टूल यूज कर लें, अगर कंपनी ऑलरेडी सिक्योर्ड है, इन चीजों के बारे में पता है, वही इथिकल हैकर क्या कर रहा है, कंपनी में है ना इथिकल हैकर, वही तो रोकेगा आपको, क्योंकि वो भी ये टेस्ट कर रहा है जो आप कर रहे हो। वो कंपनी के अंदर बैठ के कंपनी की परमिशन से उन पे टेस्ट कर रहा है और उसको पता है ये सब चीजें हो जाएंगी। कि मान लो ये रोज आईपी बन सकता है, तो वो क्या करेगा, वो ब्रॉडकास्टिंग बंद करवा देगा रोज एपीपी की। आपको पता नहीं चलेगा किस नाम से वहाँ रोज एपी चल रहा है, नाम चेंज कर देगा, फिल्टरिंग कर देगा उनके ऊपर, तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी नहीं वहाँ पर। फिर हम ये नहीं ना बोल सकते मेरा टूल चला नहीं वहाँ पर, बेसिकली चलने कौन दे उसको, आप वो टूल नहीं चल, इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर रहा। तो आप ये चीज़ें वहीं पे कर सकते हैं जहां पर, या वहीं पे परफॉर्म होती हैं, टूल वहीं पे चलता है, वहीं पे इंफॉर्मेशन गैदर होती है, जहां पे सिक्योरिटी भी वैसे ही रखी हुई है कि उन्होंने कोई टेस्टिंग नहीं की हुई है, वो सोच रहे हैं कि हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा सिक्योर है, बट उन्हीं का नेटवर्क हो जाता है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ एक सिस्टम डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 70 80, बाकी सेम रख रहा हूँ। देखो कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, 29.70 जो है वहाँ से, वहाँ पे उसने मुझे बताया कि उसके 4 पोर्ट ओपन है, 135, 139, 445 एंड 3389। ठीक है,
ठीक है, ये देखो मैं उसके सिस्टम पे रिमोट ले लिया मैंने, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है कि अभी सिस्टम में यूजर नेम पासवर्ड, देखो हैकिंग इज ऑल अबाउट कि आप उसके सिस्टम तक एक्सेस ले चुके हो। बट इसके आगे यूजर नेम पासवर्ड के लिए आपको अलग मेथड यूज करने पड़ेंगे, सोशल इंजीनियरिंग मेथड, जिससे पासवर्ड ब्रेक करना पड़ेगा आपको। दोबारा देखना, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ 3389 पोर्ट नंबर दिख रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, दिख रही है। ये 3389 पोर्ट नंबर आप सबको पता है किस कौन सी पोर्ट नंबर होती है ये? 3389 पोर्ट नंबर कौन सा प्रोटोकॉल है? आइडिया? ये रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है। तो अगर सामने वाले सिस्टम पे रिमोट डेस्कटॉप अनेबल्ड है तो ये पोर्ट उसकी ओपन है 3389। तो आप इस पे जैसे राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है ओपन विद आरडी डेस्कटॉप, ठीक है ना। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं उसका पासवर्ड ब्रेक करने की हद तक चला गया हूँ, ठीक है ना। अब ये सब चीज़ें मैं कैसे बताऊंगा आपको, उसके लिए क्या होता है कि हम फिर करेंगे मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट से क्या होता है कि आपको कोई एक मेटास्प्लॉइट यानी कि एक ऐप या कोई भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना के वो डेस्टिनेशन सिस्टम तक पहुंचाना है विद द हेल्प ऑफ सोशल इंजीनियरिंग या एनी ईमेल, वेबसाइट्स, ताकि वो डाउनलोड करे, उसको डाउनलोड करने के बाद उसको रन करे। अब रन करने के बाद क्या होगा? लेकिन सर, जो हम भेजेंगे वो रन क्यों करेगा? मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो यही स्किल्स होती हैं। अब देखो, आपके फ़ोन पे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो, आपको क्या पता कि वो ट्रस्टेड है कि नहीं है? मान लो आपको कोई गेम डाउनलोड करनी है, आप क्या चीज़ ढूंढते हो उसमें? प्ले स्टोर से करते सर, ताकि सिक्योर हो। देखो, कोई ऐप बना के उसका आइकन वैसा रख दो, उसका नाम वैसा रख दो, या इमेज, जिसको स्टेगनोग्राफी बोलते हैं, आप इमेज सेंड कर दो। प्रेजेंटेशन इमेज के प्रेजेंटेशन अच्छी साथ करते वो बैक एंड में आपका जो ऐप होती है एज ए ट्रोजन क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। जब हैं। तक सर, इसका मतलब प्रेजेंटेशन बढ़िया बनानी पड़ेगी। क्या होगा? ऐप की प्रेजेंटेशन बढ़िया बनानी पड़ेगी हमको। बिल्कुल। देखो, आपको भी जब मान आप फोन आते हैं ना, स्पैम कॉल्स आती हैं, वो बात ही ऐसे करते हैं कि ऐसे लगता है जैसे बैंक से बात कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये ह्यूमन हैकिंग होती है। इसमें जब तक आप अब आगे वाले पर्सन को ट्रस्ट में नहीं लेते हो कि क्यों आप जो उसको ऐप दे रहे हो वो उसको रन करे, तो आप बोल अननोन पर्सन है, आप उसको ऐप दोगे भाई रन कर, ऐसे थोड़े रन करेगा। या उसको कोई लिंक भेजोगे, लिंक ऐसा बना के भेजो, मेल ऐसी बना के भेजो कि वो मजबूर हो जाए उस पर क्लिक करने के लिए। बट जैसे ही वो क्लिक करेगा वो ऐप रन हो जाएगी, उससे एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। वो हम करके देखेंगे किसी और क्लास में। तो उससे क्या होगा कि वो सेशन जब क्रिएट हो जाएगा तो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे, उसके मशीन के साथ। फिर आप अपने काली को मेटास्प्लॉइट एज ए यूज करके हम फिर सेशन क्रिएट करके हम उसके सेशन में जा सकते हैं और एक एक बैकडोर यूजर बना सकते हैं। देखो उनके करंट यूजर के पासवर्ड देखे नहीं जा सकते बिकॉज दे आर इनक्रिप्टेड, विंडो भी एनक्रिप्ट करके रखती है। बट हाँ, इतना कर सकते हैं कि हम एक एडिशनल यूजर बना सकते हैं उनके सिस्टम पे, और उसका पासवर्ड हमें पता होगा। फिर हम ऐसे ही रिमोट लेके उनके सिस्टम में जा सकते हैं। और क्लियर? अगर एडमिन राइट हुआ तो? क्या हुआ? और अगर यूजर ने एडमिनिस्ट्रेटर राइट लगा रखे हो या तो किसी वही कर रहे हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन का मेटास्प्लॉइट से बंदा हो तो? सेशन बना के हम राइट एक्सक्लेट भी कर सकते हैं। एक्सक्लेशन के लिए भी, प्रिविलेज के लिए भी हमारे पास मेटास्प्लॉइट होते हैं जो उस सिस्टम पे जाके एडमिन राइट भी ले सकते हैं।
वो मेटास्प्लॉइट का जब चैप्टर आएगा मैं उसमें समझाऊंगा मेटास्प्लॉइट कैसे काम करता है सारा का सारा। उसमें कंसोल होता है हमारे पास, उसमें काम करना होता है, मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, बड़े सारे ओके। एक्सप्लॉइट्स होते हैं उसमें, उनको यूज करना पड़ता है। उसमें एक्सक्लेशन का भी होता है, विंडोज एक्सक्लेशन। अब डिपेंड रहता है सामने वाले सिस्टम ने एंटीवायरस ओ सॉरी फायरवॉल ऑन करके रखी है तो पहले तो सेशन ही नहीं क्रिएट होगा। अब ये सब चीज़ें जो होती है ना, यही चीज़ें इन टूल्स को रोकती हैं। अब बोलोगे सर उसकी फायरवॉल ही ऑन है क्या करूँगा, तो तरीका अपनाओ कि सोशल इंजीनियरिंग का फायरवॉल ऑफ करवाओ किसी वजह से, किसी तरीके से। कुछ ना कुछ आपको खुद फिजिकली या सोशल इंजीनियरिंग से करना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा, तब ये टूल्स आपके वहाँ एज ए बैकडोर काम करते हैं। ये मूवीज की तरह नहीं होता है कि भाई आप अपने घर में बैठे हो और वहाँ कोई सर्वर किसी के घर में लगाया है तो बस उसका नाम डाला या आईपी डाला तो पूरा सिस्टम एक्सेस हो गया। आप जो चीज़ें उस सिस्टम पे इम्प्लांट करोगे उसके लिए वो सिस्टम आगे से भी ऐसा होना चाहिए कि वो चीज़ें वहाँ चल रही हैं। हाँ, इस वक्त अगर मैं कोई विंडो एक्सपी मशीन के थ्रू करूँ, विंडो एक्सपी तो वैसे भी हैक हो जाती है, और ज़्यादातर क्या होता है कि जो टेस्टिंग होती है वो विंडो 7 और विंडो एक्सपी पे करके दिखाते हैं। विंडो 10 11 ऑब्वियसली इम्प्रूव हुई है। विंडो 10 11 का एंटीवायरस ही नहीं आने देता किसी को, उसका डिफेंडर जब तक बंद नहीं होगा। अब डिफेंडर को भी और इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया है। पहले तो हमारे पास ऑप्शंस भी होती थी कि हम डिफेंडर के लिए भी एक स्क्रिप्ट बना सकते थे कि अगर ये सिस्टम पे चला दें तो हम डिफेंडर की सर्विस को बंद कर देंगे, बट अब वो स्क्रिप्ट रन ही नहीं होने देता। क्लियर। बट उसका भी कुछ ना कुछ तोड़ जो होता है वो अलग से क्या होता है निकालना ही पड़ता है। अभी ये चीज मैंने दिखाई है आपको, लेट से ये मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ एक बार, ठीक है। Wait, एक कनेक्शन क्लोज कर दिया इसने। क्योंकि ये सिंगल पोर्ट है 3389, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या था, ये आपका सिर्फ लीजन टूल है, ये सिर्फ आपकी होस्ट की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक एड्रेस, अब जैसे ये 192 का शेयरिंग भी एक्सेस हुई होगी।
नेट डिस्कवर तो मैंने कल दिखाया था आपको। आप लोगों ने मेटास्प्लॉइट यूज किया हुआ किसी ने? ट्राई करा था सर, लेकिन हो नहीं पाया था। काली पे यूज किया था? यस सर, काली और पैरेट दोनों पे करके देखा था। ठीक है, ये तो स्क्रीन में इसमें आपको एमएसएफ दिख रहा है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, राइट? एग्जाम्पल में पहले तो एक आपको मेटास्प्लॉइट बना के दिखाता हूँ, जिसको हम पेलोड बोलते हैं। पेलोड बना के और ट्रांसफर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की होती है कि उस लिंक को, उस जो जो भी एपीके या ईएक्सी, क्योंकि हम विंडो पे करने वाले हैं तो हम ईएक्सी बनाएंगे। अगर आपको एंड्रॉयड पे करना होता है फिर एपीके बनाना होता है। बट एंड्रॉयड भी, अगर आपके पास लेटेस्ट एंड्रॉयड है तो उसके लिए एपीके को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो जब उन पे चलते हैं तो बेसिकली डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना? तो उनको न्यू एंड्रॉयड जो है वो रन नहीं होने देते हैं। तो ये इन चीज़ों पे काम करना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता। बट मैं आपको बता रहा हूँ ये ईएक्सी कैसे बनाते हैं। तो ये
MSF जो है ये पहले से आपको काली में मिल जाता है, राइट। सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए कि भाई आपके सिस्टम का IP एड्रेस क्या है। तो मैं इसमें कमांड लगा के चेक कर लेता हूँ, तो क्योंकि आपको सोर्स सेट करना होता है, मतलब जहाँ से आप कंट्रोल करोगे। तो लेट से 29.222 मेरा IP है, ठीक है। उसके बाद आप MSF में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है MSF वेनम, राइट। ये बाहर करेंगे MSF वेनम, ठीक है, एंड देन -P, देन यूज करेंगे विंडोज। हमारे पास बहुत सारे मेटरप्रेटर होते हैं, ठीक है। तो मेटरप्रेटर यूज करेंगे रिवर्स TCP, राइट। उसके बाद आप एल होस्ट, एल होस्ट क्या हो गया आपका, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब आपका सिस्टम, ठीक है। एल होस्ट में आप जो IP डालेंगे वो अपने सिस्टम का डालेंगे जहाँ से सेशन बना रहे हैं, और एक लोकल पोर्ट भी असाइन करेंगे, ठीक है ना। ये रैंडम पोर्ट होती है, आपको ये रिजर्व पोर्ट नहीं देंगे, तो एक रैंडम पोर्ट लगा दो आप। मैंने 4444 यूज़ कर दिया है। देन -F, और मैं एक एग्जीक्यूशन फाइल बना रहे हैं, ठीक है। और इसे मैं यहीं सेव कर लेता हूँ, किस नाम से, लेट से मैंने इसका नाम रख दिया है PUBG.exe, राइट। तो ये जो मेरी एप्लीकेशन बनेगी ये एक पेलोड है। ये पेलोड अगर उस सिस्टम पर जाकर रन हो जाएगा तो वो मेरे सिस्टम को एक सेशन क्रिएट करके दे सकता है, अगर ये मैं उस पर रन करवा दूँ। क्लियर। और वो कौन सी लिसनिंग पोर्ट से करेगा, 4444 से। तो ये जब उस सिस्टम पे चला जाएगा, जैसे अगर आपने कल मेरा सेशन लिया होगा तो मैंने एक नेटकैट कमांड करवाई थी, राइट। उसमें क्या था कि दो सिस्टम आपस में चैट कर रहे थे ओवर एनी पोर्ट, है ना, किसी भी पोर्ट नंबर से हम एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। हम विंडो 10 से काली में बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो था लिसनिंग, हम लिसनिंग पोर्ट सेट कर देते हैं। अब यही होगा कि इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने एक लिसनिंग पोर्ट सेट कर दिया और एक अपना सोर्स IP सेट कर दिया, ठीक है ना। एक विंडो का इंटरप्रेटर बना दिया जिसको बोलते हैं रिवर्स TCP। अब ये जब एप्लीकेशन वहाँ चलेगी, ठीक है। अब एप्लीकेशन कब चलेगी ये तो मुझे पता नहीं, बट उससे पहले मुझे सेशन ऑन करके रखना है अपनी तरफ से कि जिस टाइम भी वो चले सेशन क्रिएट हो जाए। क्लियर। तो जैसे मैं यहाँ एंटर करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक पेलोड जो है वो बन चुका है 7380 बाइट्स का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ LS लगाऊं, देखो यहाँ पर मेरे पास PUBG.exe का एक पेलोड बना हुआ है। क्लियर। ये मुझे अपने टारगेट पे पहुंचाना है, राइट। तो अब पहुंचाने के लिए आप इसको पेन ड्राइव में डाल के ले जाओ, इसको ईमेल के भेज दो, आप इसको व्हाट्सएप कर दो, ठीक है ना, मतलब उसके सिस्टम तक पहुंचाना है। तो यहाँ आप उसको पेन ड्राइव में डाल के भेज दो, ठीक है ना। यहाँ उसको आप एज ए कोई सर्वर बना लो, HTTP सर्वर यहाँ खाली पे, और उसको बोलो कि ब्राउजर में वेबसाइट ओपन करे वो वाली, और उसमें जो फाइल आएगी वो आपकी गेम की फाइल है, उसको डाउनलोड कर ले और उसको फिर चला दे, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक HTTP का सर्वर बना के कोशिश करते हैं यहाँ पर हम। तो हम लिखेंगे पाइथन -m, हमारे पास एक काली के अंदर ना एक HTTP का एक सिंपल HTTP सर्वर होता है, उसको यूज़ कर लेते हैं। आप कोई भी और यूज़ कर सकते हो, अपैचे यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन बट वो फिर सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ सिंपल HTTP सर्वर, इसको।
आई थिंक ये इंस्टॉल ही नहीं, पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। ट्राई कर लेते हैं, अगर ये खुलता है तो। हाँ अपेचे चल रहा है। ठीक है, ये वाली भी मेरी फाइल है, इसको मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है ना, यहाँ मेरे जो पबजी डॉट एक्सी है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं स्लैश वर स्लैश www.html ले जाता हूँ। ठीक है, ये फाइल जो पहले से पड़ी है इनको मैं रिमूव कर दूँ यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ये देख रहे हो आप, दिख रहा है ये ही HTTP जो है सर्वर है, इसमें मैंने ये पबजी वाली फाइल, तो ये मैंने वैड HTML में रख दी है ताकि वो मुझे ब्राउजर के जरिए किसी दूसरे अपने टारगेट पे दिख जाए। ठीक है, तो अब मैं चला जाता हूँ अपने टारगेट पे। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है। ठीक है, और मैं इसका क्रोम ओपन कर लेता हूँ टारगेट का। और यहाँ पे अपने सर्वर का भी डालता हूँ। देखो मुझे यहाँ पर विंडो 11 पे मुझे ये दिख रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड डाउनलोड। ठीक है, तो इसको मैं डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब इसको कैसे करवाना है, वो क्यों करेगा, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से मेरे एंटीवायरस ने डिटेक्ट कर लिया इसको। देख रहे हो आप? तो ये EXE फाइल है, ओपीज है, तभी मैं बोला था कि अगर विंडो 10 या 11 पे ये चीज़ें चल रही हैं तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप EXE फाइल को वहाँ चला सकते हैं। फिर उसके लिए क्या होता है कि आप इसका क्या बना के भेजो, आप जिप फाइल बना के भेजो, बट जिप फाइल बाद में एक्सट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 10-11 पे। तो हाँ, विंडो 7 विंडो 8 होती तो ये डायरेक्टली चल जाता, बट यहाँ टेस्टिंग पर्पज के लिए मैं यहाँ पे अपना एंटीवायरस थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद मैं फिर से डाउनलोड करता हूँ। इसको मैं डेस्कटॉप पे डाउनलोड करता हूँ।
ठीक है ना, ये आइकन डाउनलोड हो गया। देखो यहाँ पे ये देख रहे हो आप, PUBG2.exe, ठीक ना, वो 2 बार हुआ कॉपी इसलिए PUBG2 लग गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये चीज़ें आइकन्स चेंज करने हैं, इनके लिए भी अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जिनसे आप आइकन्स क्या है चेंज कर सकते हैं, कोई पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या बारी आती है, अब देखो ये मैंने PUBG लिखा है, आप इमेज का नाम लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे इसके आगे। तो अब अगर मैं अपने सिस्टम में चला जाता हूँ काली में, तो काली में अब आपको क्या करना है, जब ये आप ट्रांसफ़र कर देते हैं उससे पहले पहले आपको अपने सिस्टम पे एक हैंडलर ओपन कर लेना है, सेशन मतलब ऑन करके रखना है। तो उसके लिए हम MSF कंसोल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब बारी आती है MSF कंसोल बनाने की। तो हम क्या करेंगे, चले जाएंगे अपने MSF कंसोल, और जो जो हमने मेटरप्रेटर या पेलोड यूज़ किया था उसकी सेटिंग्स यहाँ डालेंगे कि हमने इन चीज़ों को वहाँ एंटर किया हुआ है, और जैसे ही वहाँ पर वो ऐप रन होती है तो वो एक सेशन मेरे साथ क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये मेरा MSF आ गया। यहाँ पे सबसे पहले मुझे लिखना है कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, आई एम एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, ठीक है, एंटर। देन सेट पेलोड, हमारा पेलोड कौन सा था, विंडोज़, क्योंकि बड़े सारे मेटरप्रेटर होते हैं, तो विंडोज़ मेटरप्रेटर, रिवर्स TCP, ठीक है, एंटर। उसके बाद मैं एल होस्ट सेट किया था, उसके अंदर एल होस्ट क्या सेट किया था मैंने, 192.168.29.222 मेरा खाली लिनक्स का IP। देन आई सेट एल पोर्ट, एल पोर्ट थी 444, ठीक है। मैं लिखता हूँ रन, ठीक है ना। अभी देखो मेरी तरफ से एक सेशन क्रिएट हो गया है, बट ये तब तक उस सेशन से कनेक्ट नहीं होगा जब तक उस सिस्टम पे कोई उस पर क्या नहीं करेगा, डबल क्लिक नहीं करेगा। क्लियर। तो अब मैं सिस्टम पे चला जाता हूँ और ये मैं इसको पास पास करके दिखाता हूँ, बॉक्स। सेशन बंद होने वाला है सर ये। हाँ 1 मिनट तक वेट कर लेते हैं, बीच में बंद हो जाएगा नहीं तो। मैं